हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी रिगार्डिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये प्रीलिम्स में तो खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं रिगार्डिंग दी बर्थ ऑफ कांग्रेस के, कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, इसकी रिगार्डिंग थ्योरीज हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल ओरिजिन है कांग्रेस का, तो उसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन तो खैर बन ही सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का बर्थ हो रहा था। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में हमने पढ़ा। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का बर्थ हो रहा था। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से शिक्षा लेते हुए हमें ये भी फीलिंग आ रही थी कि इन रीजनल एसोसिएशन से बात नहीं बनेगी। अगर हमने अपने पॉलिटिकल आइडिया को ब्रिटिश तक पहुंचाना है, अगर हम अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। तो कुछ स्टेप्स तो हम ले रहे थे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन। इन्हीं सब स्टेप्स का कल्मिनेशन था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिसंबर 1885 में 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से 72 डेलीगेट्स बॉम्बे में कॉन्ग्रीगेट करते हैं। एंड इस मीटिंग में, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ होता है। इस फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल डेलीगेट्स के प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। अब ये नाम भी आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैं W.C. बनर्जी। कहाँ हुई है मीटिंग? बॉम्बे में, दिसंबर 1885 में। तो ये हम्बल बिगिनिंग्स थी कांग्रेस की। लेकिन इस फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एओ ह्यूम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में, इस मीटिंग को कंडक्ट करवाने में। बिकॉज एओ ह्यूम ही होते हैं जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दौरा करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लीडर से मिलते हैं एंड उन्हें कन्विंस करते हैं कि तुम लोग एक कॉमन ऑल इंडिया एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब आए वो, तो उन्होंने पंजाब के लीडर्स को बोला कि भाई मैं बंगाल भी जाके आया हूँ, वहाँ के लीडर्स भी वही पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं जो तुम लोग कर रहे हो। बॉम्बे के लीडर्स की भी वही पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं जो तुम्हारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। तो तुम सब लोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो, एक नेशनल पॉलिटिकल बॉडी क्यों नहीं बनाते हो। तो ऑन लाइक दिस परसुएशन बाय एओ ह्यूम, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में मिलते हैं एंड कांग्रेस का बर्थ होता है। लेकिन यही जो एओ ह्यूम की एसोसिएशन होती है, एओ ह्यूम का कंट्रीब्यूशन होता है इन द बर्थ ऑफ कांग्रेस, इसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ कांग्रेस। क्या है वो कंट्रोवर्सी? कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह क्रिएट की गई है बाय द ब्रिटिश देमसेल्व्स। कि सेफ्टी वॉल्व क्या है? जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, कि जब कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल्व होता है, सीटी बज जाती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। अगर सीटी ना हो तो क्या होगा? कुकर में प्रेशर बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा एंड एकदम फट जाएगा। तो इसी तरह से ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी को पहले समझ लेते हैं, फिर इस थ्योरी के ऊपर थोड़ी सी एनालिटिकल डिस्कशन भी करेंगे। ये कहती है कि एओ ह्यूम, क्योंकि ये ICS ऑफिसर था, तो इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इसको कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स मिली। इन सीक्रेट रिपोर्ट से इसे ये पता चला कि इंडिया में लोग काफी नाखुश हैं बाय द ब्रिटिश रूल, कि इंडियंस के मन में सीदिंग डिसकंटेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इवेंचुअली ऐसा ना हो कि ये डिसकंटेंट की वजह से इंडिया में एक वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो जाए। अभी ब्रिटिश के दिमाग से 1857 का एक्सपीरियंस भूला नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि वैसा ही कोई इंसिडेंट दोबारा हो जाए। तो 1857 जैसा वायलेंट पॉलिटिकल रिवोल्ट दोबारा ना हो, तो इसलिए ये कहते हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा।
एक सेफ्टी वॉल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमें इंडियंस की फीलिंग्स का पता चलता रहे एंड इंडियंस को भी जो थोड़ी बहुत भड़ास है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे वो निकाल लें। तो विद दिस इंटेंशन एओ ह्यूम उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से मिलते हैं एंड लॉर्ड डफरिन की ब्लेसिंग्स के साथ ये डिसाइड किया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हम बनवा देते हैं जिसमें हम अर्बन एजुकेटेड इंडियन लोगों की सपोर्ट ले लेंगे एंड हमें उनके ओपिनियंस पता चलते रहेंगे, उनकी पॉलिटिकल फीलिंग्स को एक वेंट मिलता रहेगा। तो इस तरह से कांग्रेस एक वॉयलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सेफ्टी वॉल की तरह क्रिएट की गई एक ऑर्गेनाइजेशन थी विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश दमसेल्व्स। अब यही जो एस्पेक्ट है सेफ्टी वॉल थ्योरी का कि ये वॉयलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए बनी थी, इसी को डिफरेंट फॉर्म में भी एक और फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी का ही एक थोड़ा सा डेराइव्ड वर्जन है। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थी वॉयलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को अवॉइड करने की, को प्रिवेंट करने की। इस मतलब इसमें वो चेंज क्या बताते हैं, ये बात तो सेफ्टी वॉल वाले भी बता ही रहे हैं। ये कहते हैं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ ब्रिटिश की नहीं थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं इन्वॉल्व थे सिर्फ इसमें, इंडिया के अर्बन एजुकेटेड बर्जुआ लीडर्स, मिडिल क्लास लीडर्स, दे वर ऑल्सो इक्वल पार्टी। कहते हैं कि ये जो अपर एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे इंडिया के, ये पावर को अपने हाथ में रखना चाहते थे। मतलब अगर ब्रिटिश के बाद किसी के पास पावर आए तो इनके अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास के हाथ में आए, आम जनता के हाथ में ना आए, आम जनता फोर फ्रंट में ना आए, क्योंकि पॉपुलर रेवोल्यूशन तो होने ही वाला था। कांग्रेस की वजह से वो पॉपुलर रेवोल्यूशन अवॉइड हो गया। तो इन्होंने इंडिया के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को दबाने का काम किया। तो ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स की नहीं है, इंडिया के अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। तो ये तो थी दो थ्योरीज रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ कांग्रेस। आपको ओरिजिन ऑफ कांग्रेस का फैक्ट पता है कि डेलीगेट्स मिलते हैं और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ होता है। एओ ह्यूम परसुएड करता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन क्या इन फैक्ट्स के ऊपर ये जो थ्योरीज बेस्ड हैं, इन थ्योरीज में कोई सच है या नहीं, हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। किस तरह से, पहले तो अगर हम सेफ्टी वॉल थ्योरी का बेसिस देखें, वो बेसिस क्या है कि एओ ह्यूम को कोई सीक्रेट रिपोर्ट्स मिली हैं इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, जिन रिपोर्ट से उसे ये पता चला कि इंडिया में बहुत सीजिंग डिसकंटेंट है भाई, लोग एकदम से क्रांति लाने वाले हैं, विद्रोह करने वाले हैं। अब लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट्स थी जो ह्यूम को इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी मिली, तो ये रिपोर्ट्स कहीं होनी भी चाहिए, कहीं एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। ये रिपोर्ट्स कहीं भी नहीं मिली हैं हमें, ना इंडिया में किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट, किसी आर्काइव्स में पड़ी हुई हैं, किसी से रिकॉर्ड रूम में पड़ी हुई हैं, ना ही लंदन में किसी रिकॉर्ड रूम में पड़ी हुई हैं, किसी आर्काइव्स में पड़ी हुई हैं। कहाँ है ये रिपोर्ट्स, किसी को मिली नहीं है ये रिपोर्ट्स। फिर इसमें लाइक इस थ्योरी में एक बेसिक फ्लॉ भी है। वो फ्लॉ क्या है कि एओ ह्यूम कॉमर्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था। रिपोर्ट्स डील करती हैं लाइक पुलिस मैटर से, सीआईडी मैटर से, जो कि होम डिपार्टमेंट या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है। अब एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट की सीक्रेट फाइल्स को कैसे एक्सेस कर रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा। चलो ये तो इंटरनल गवर्नमेंट वाला पॉइंट हो गया, शायद उसको मिल गई हो, लेकिन कहीं एग्जिस्ट तो करनी चाहिए। ये तो लाइक इन रिपोर्ट्स का तो कोई नामो निशान ही एग्जिस्ट नहीं करता सरकारी रिकॉर्ड्स में। अब हम आते हैं लाइक इन रिपोर्ट्स के बारे में हमें कैसे पता चला, मतलब जिन हिस्टोरियंस ने ये थ्योरी दी है उनको कैसे पता चला जब लाइक हमें नहीं पता चल रहा है। इन रिपोर्ट्स का पहला मेंशन आता है एओ ह्यूम की बायोग्राफी में। ये बायोग्राफी उनके ही एक फ्रेंड थे, आईसीएस ऑफिसर ही थे, विलियम वेडनबर्न। उन्होंने 1913 में एओ ह्यूम की बायोग्राफी लिखी। उस बायोग्राफी में इन रिपोर्ट्स का पासिंग सा मेंशन आता है कि ह्यूम को रिपोर्ट्स मिली। अब लेकिन इस पैसेज को, जो पासिंग सा रेफरेंस था, इसे कंप्लीटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले गए कुछ हिस्टोरियंस जिन्होंने इस चीज को स्टडी किया। किस तरह से, जिस चैप्टर में ये रेफरेंस आता है उस चैप्टर की हेडिंग थी इंडियन रिलीजियस लीडर्स।
मतलब रिलीजियस लीडर्स वाले चैप्टर में ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं। किस तरह से वेटनबर्न हमें बताते हैं कि एओ ह्यूम had become a deeply religious person. He was inspired by Indian religious practices. तो ये काफी साधु बाबाओं के पास जाना इसने स्टार्ट कर दिया था, महात्मा एंड गुरुज के पास इसने जाना स्टार्ट कर दिया था। तो वेडनबर्न हमें बताता है कि इन साधुओं से, इन महात्माओं से, इन रिलीजियस लीडर से एओ ह्यूम को ये पता चला, एओ ह्यूम को इन लोगों ने बताया कि भाई हमने अपनी अंदर की आंखों से देखा है कि इंडिया के लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर तू कुछ कर सकता है तो इस महासंग्राम को बचा ले, नहीं तो यहाँ पर विनाश ही विनाश हो जाएगा। तो दिस वॉज द सोर्स ऑफ दोज रिपोर्ट्स जिनके बेसिस पे पूरी थ्योरीज टिकी हुई हैं, सेफ्टी वॉल थ्योरी एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लास्ट में हम लॉर्ड डफरिन की इन्वॉल्वमेंट भी देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। अब कहा जाता है ना कि ह्यूम डफरिन से मिले एंड डफरिन की ब्लेसिंग्स के साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का फैसला लिया गया। एओ ह्यूम 1885 में लॉर्ड डफरिन से मिले जरूर थे, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उन्होंने डिसमिस कर दिया था आइडिया कि मेरे को जम तो नहीं रही है तेरी बात कोई ज़्यादा। लॉर्ड डफरिन ने 1888 में, मतलब 3 साल बाद जब कांग्रेस बन चुकी थी, 1888 में उनकी फेमस स्टेटमेंट भी है। ओपनली वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, जबकि ये तो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी रिप्रेजेंट करती है। कि इन्हें पता भी है कांग्रेस के लीडर्स को कि इंडिया कितना बड़ा है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, कास्ट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये हैंडफुल ऑफ इंडियंस क्या पूरे इंडियन ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डफरिन। तो वो कहते हैं कि तो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। तो इन बातों से तो नहीं लगता कि लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे या उसकी फॉर्मेशन में उन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाई होगी। अब आप कह सकते हो कि यार ये तो बात 1888 की है, कांग्रेस 1885 में बनी है, क्या पता 3 साल बाद लॉर्ड डफरिन का ओपिनियन चेंज हो गया हो, 1885 में उन्होंने सपोर्ट किया हो। इस बात में भी कोई दम नहीं है। रीजन बीइंग 1950-60s में लॉर्ड डफरिन के जो प्राइवेट पेपर्स थे, उन्होंने जो अपने फ्रेंड्स को चिट्ठियां लिखी थी, वो सारे प्राइवेट पेपर्स दे वर एक्सेसिबल टू हिस्टोरियंस उन पेपर्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो उनको पता चला कि लॉर्ड डफरिन तो 1885 में भी कांग्रेस के ज़्यादा फेवर में नहीं थे, कांग्रेस को ज़्यादा एक इफेक्टिव ऑर्गन नहीं मानते थे। इनफैक्ट जब ह्यूम उन्हें अप्रोच करता है 1885 में ही नॉट ओनली डिसमिसेस द ओपिनियन ऑफ एओ ह्यूम, वो बॉम्बे के गवर्नर को कांटेक्ट करते हैं कि भाई एक अपना रिटायर्ड बंदा आया था एओ ह्यूम मेरे पास, वो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहा है जिसकी बॉम्बे में मीटिंग होगी, तो तू देख लेना, मेरे को तो इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। तो इन सभी बातों से हम ये कह सकते हैं कि सेफ्टी वॉल थ्योरी का कोई रियल बेसिस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जो थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं वो फैक्चुअली ही करेक्ट नहीं है। तो ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है। ब्रदर बिपिन चंद्रा तो कहते हैं कि ये थ्योरी भी नहीं है, ये तो एक मिथ है, एक झूठ है जो इतने सालों से प्रोपोगेट किया जा रहा है एंड फीड किया जा रहा है हमें। इस थ्योरी में कोई सच्चाई नहीं है। तो अगर सेफ्टी वॉल थ्योरी सच नहीं है तो फिर सच क्या है? What is the real explanation behind the formation of Indian National Congress? रियल एक्सप्लेनेशन वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1857 के बाद धीरे धीरे देयर वाज राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियंस पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे, इंडियंस पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रहे थे। पहले उन्होंने रीजनल एसोसिएशंस बनाई, तो इन रीजनल एसोसिएशंस का कल्मिनेशन क्या था? ऑल इंडिया एसोसिएशन बनेगी। इस डायरेक्शन में इंडियंस खुद से कुछ स्टेप्स भी ले रहे थे। किस तरह के स्टेप्स ले रहे थे? जैसे कि 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। इसी एसोसिएशन का दूसरा सेशन 1885 में होने वाला था। इसी चक्कर में, मतलब जो इंडियन एसोसिएशन की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड सेशन, क्योंकि वो 1885 में हो रहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी
इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड ही नहीं करते, फर्स्ट सेशन को अटेंड ही नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडियंस खुद से भी ये ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन की तरफ स्टेप्स ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि एओ ह्यूम ने आके ये बना दिया, लेकिन एओ ह्यूम ने कंट्रीब्यूट जरूर किया, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वाई एसोसिएट विद एओ ह्यूम इन फर्स्ट प्लेस, कि एओ ह्यूम की हेल्प लेने की हमें जरूरत ही क्या पड़ी है, खुद से बना लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बना तो रहे थे, उसी को क्यों नहीं हम आगे लेके गए। उसके कुछ आइडियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल रीजंस हैं। आइडियलिस्टिक इस तरह से कि एओ ह्यूम वाज नोन फॉर हिज लिबरल ओपिनियन, इंडियंस की फीलिंग्स के बारे में इन्हें पता था एंड इंडियंस के लिए कुछ कंसेशंस वगैरह ये अपनी सरकार को ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि होने चाहिए। तो सिंस ही वॉज नोन फॉर हिज लिबरल ओपिनियन, तो इंडियन लीडर्स को लगा भी एक ऐसे बंदे के साथ एसोसिएट करने में कोई बुराई नहीं है। फिर प्रैक्टिकल रीजंस में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को लगा कि अगर हम खुद डिफरेंट रीजनल लीडर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे एंड एक नेशनल एसोसिएशन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लाइक नेचुरल एवोल्यूशन में काफ़ी देर लग जाएगी। एओ ह्यूम की सुपरा रीजनल आइडेंटिटी है, सुपरा रीजनल मतलब ये डिफरेंट रीजनल लीडर्स के साथ अच्छे टर्म्स पे है, ये उन्हें कन्विंस करवा सकता है। तो एओ ह्यूम की मदद लेके हम एक नेशनल पॉलिटिकल एसोसिएशन को जल्दी उतार सकते हैं, ज़्यादा लोगों को इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वो चीज़ें तो थी ही कि लाइक बंगाली का पंजाबी के साथ कॉन्टैक्ट बहुत ही मिनिमम लेवल पे था, कि एक मद्रासी के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि किस तरह से वो एक बंगाली को कन्विंस करे। ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो नेशनलिस्ट लीडर्स को लगा कि अगर एओ ह्यूम की हेल्प से हम सारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स को एक सूत्र में बांध सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से भी इसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था पॉलिटिकल रीजन। अब अगेन हमें लाइक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो पीरियड चल रहा था ये पीरियड था ब्रिटिश पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म इन इंडिया। 1857 के बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पॉलिटिकल कंजर्वेटिव रिएक्शन आ चुका था, ब्रिटिश वर डिसमिसिव अबाउट इंडियंस। तो अगर इंडियंस कोई ऐसी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें सारे लाइक सेक्शंस ऑफ इंडियंस रिप्रेजेंटेड है, सारे रीजन्स ऑफ इंडियंस रिप्रेजेंटेड है एंड वो ब्रिटिश को अपोज कर रही है, तो ब्रिटिश ने अपनी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करके, अपनी लाइक फोर्स का इस्तेमाल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनने से पहले ही खत्म कर देना था, सप्रेस कर देना था। लेकिन अगर एओ ह्यूम की कंट्रीब्यूशन, एओ ह्यूम की हेल्प के साथ हम एक ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे तो हम ब्रिटिश को कह सकते हैं कि भाई हमने नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये तो तुम्हारा ही एक बंदा था, उसने हमें एडवाइस किया तो हम आगे साथ में मीटिंग सी कर लेते हैं, अपने पॉलिटिकल व्यूज प्रेजेंट कर देते हैं। तो दैट वॉज द पॉलिटिकल रीजन। इसी पॉलिटिकल रीजन को कांग्रेस के ही एक मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले बहुत सुंदर वर्ड्स में लाइक रखते हैं हमारे सामने। If the founder of Congress had not been a great Englishman, the authorities would have at once found some way or the other to suppress the movement. कि वही जो बात मैंने आपको बताई कि अगर एओ ह्यूम एसोसिएटेड ना होता तो गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को सप्रेस कर देना था। इस सारी डिस्कशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ब्रिटिश कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज करना चाहते थे, मान भी लें अगर हम कि एओ ह्यूम की इंटेंशन थी कि एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जाए जो कि सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी, तो इंडियन लीडर्स की क्या इंटेंशन थी? इंडियन लीडर्स एओ ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज करना चाहते थे कि अगर अथॉरिटीज ने उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की तो सारा ब्लेम डाल देंगे एओ ह्यूम के ऊपर कि ये तो तुम्हारा ही बंदा था जिसकी वजह से हमने ये एसोसिएशन बनाई है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ कांग्रेस। इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओरिजिन रहा। थ्योरीज आप याद रखेंगे, कुछ नेम्स आप याद रखेंगे जो इन थ्योरीज के साथ एसोसिएटेड हैं। एओ ह्यूम, विलियम वेडनबर्न सेफ्टी वॉल थ्योरी के साथ एसोसिएटेड हैं। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे वाइसरॉय थे। तो I hope you have the right perspective regarding the birth of Congress. So that's all from my side. In the next video, we are going to cover
द इनिशियल फेज ऑफ द कांग्रेस वर्किंग, जिसे हम मॉडरेट फेज ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बोलते हैं. See you in the next video. Till then, you can revise this topic and solve the MCQs related to this topic. Thank you from my side.